यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। और जिससे पहले कि आप लोगों ने देखा दो कंट्रियों को हम यूनिफाइड कर चुके हैं, एक हम इटली को और उससे पहले जर्मनी को। हाँ, दोनों का यूनिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तीसरी कंट्री आज जिसके बारे में हम यूनिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रिटेन। अब इसमें और उन कंट्री के यूनिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि उन दोनों कंट्रियों ने तो रिवॉल्यूशन करके कहीं ना कहीं पर अपने आप को यूनिफाइड कराया है, लेकिन ब्रिटेन जो है कभी भी कोई रिवॉल्यूशन नहीं करता, यहाँ कोई हिंसा नहीं होगी, किसी को मारा नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हो जाता है। कैसे हुआ? जैसे कि इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, इटली के अंदर जो सेंट्रल वाला पार्ट था, जब वो देखता है नॉर्दर्न पोर्शन भी, साउदर्न डायरेक्शन भी, या फिर जो हमारे साइडिनिया पाइडोमेंट वाला जो आइलैंड वाला हिस्सा था, वो सब इटली का पूरा कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या किया? सरेंडर कर दिया कि तुम्हें करना तो पड़ेगा ही, या तो बातों से मानोगे तुम या बातों से मान जाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर हम बातों से ही मान जाते हैं, अपने आप को वैसे ही सरेंडर कर देते हैं, तो इसमें हमारी रेस्पेक्ट भी बनी रहेगी, तो हम उसको अपना आप ही सरेंडर कर देते हैं। इसी तरीके का यूनिफिकेशन कुछ इसके अंदर भी पढ़ने को मिला है ब्रिटेन के अंदर। कहा है इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट ऑफ प्रोसेस बाय नॉट सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक दिन के अंदर ही ब्रिटेन का जो है यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया, सडनली नहीं हुआ कुछ भी, काफी लंबा प्रोसेस ब्रिटेन ने भी जो है अपने यूनिफिकेशन के लिए किया है, बट इसके अंदर कोई रिवॉल्यूशन स्पेशली नहीं किया जाता। फिर बोर्ड पर आप लोग देखेंगे, बोर्ड पर मैंने मैप बनाया हुआ है और इस मैप में आपको क्लियरली दिखाया हुआ है स्कॉटलैंड कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, वेल्स कहाँ है, नॉर्दर्न आयरलैंड कहाँ है, और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड लिखा है बोर्ड पर ही। स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स इक्वल्स टू ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन बनता है किस प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसली हाउस को, कौन कौन से वो हाउसेज हैं उनको मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। तो वो है स्कॉटलैंड का हिस्सा, इंग्लैंड का और वेल्स वाला जो ये हिस्सा है, इन तीनों को मिला दें अगर हम कलेक्टिवली, इनको ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। फिर उसके बाद बताया कि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन के सारे ये जो हाउसेज हैं इनको मिला दिया जाए और इसके साथ नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो हिस्सा है वो भी ले लें, तो इसे हम यूके कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम्स कह सकते हैं। इसके बाद आता है नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर हम मिला दें और रिपब्लिक आयरलैंड को मिला दें, ये वाला जो हिस्सा आपने देखा नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड, ये पूरा आयरलैंड एक नेशन है, आइलैंड नेशन, इसी को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारी एथेनिसिटी। एथेनिसिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, जैसे आप लोग कहते हैं ना वल्नरेबल ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, कोई अलग अलग तरह के काम करने वाले हैं। तो एथेनिक का मतलब यहाँ पर भी वही है, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, अलग अलग भाषा को बोलने वाले, जिनके रिलीजन अलग अलग है, उनका कल्चर अलग अलग है। इस तरीके से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स यहाँ पर असेंबल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। स्कॉटिश भी है, इंग्लिश भी है, वेलिश भी है, आयरिश भी है। स्कॉटलैंड के अंदर स्कॉटिश भाषा बोली जा रही है, इंग्लिश कहाँ बोली जा रही है? इंग्लैंड के अंदर। वेलिश कहाँ बोली जा रही है? वेल्स के अंदर। और जो आयरलैंड है उसके अंदर आयरिश भाषा का जो है सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर कहा कि एथनिसिटी जो है यहाँ पर हमको दिखाई देने से मिल रही है, क्योंकि अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पर लोग यूज कर रहे थे उस समय पर। लेकिन हम पढ़ते हैं कि ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड होना शुरू हुआ। तो आपको पता होगा, अक्सर हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो ब्रिटेन के बारे में बहुत सारी जगह से बताया जाता है। जब हम इंडिया के बारे में भी पढ़ते हैं कि हाउ डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंट, या इंडिया को कैसे आजादी मिली, तो उसमें भी हमने पढ़ा था उन दिनों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर हुआ, और जिनके पास इंडस्ट्री होती है उनके पास ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। और आपने देखा था मिडिल क्लास पीपल के पास भी जब पैसा आया था, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। तो इन दिनों इंग्लैंड के अंदर काफी सारी इंडस्ट्रीज का लगना, पैसे का जनरेशन होना, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन रहा है ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के लिए। कहते हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन इंग्लैंड, पीपल गेट प्रॉस्पेरस, मोर पावरफुल, दे जनरेट मोर मनी। और इंग्लिश पीपल के पास इन दिनों काफी पैसा आता जा रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर हो चुका था। इंग्लिश पीपल क्रिएट प्रेशर ऑन मोनार्की, और इंग्लिश पीपल्स ने फिर क्या वहां पर जो रूल कर रहे राजाओं के ऊपर, मोनार्कियल गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने अपना प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया कि
कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का विद्रोह हो। आप लोग हमें जानते तो हैं ही कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो पावरफुल है, क्योंकि उनके पास काफी पैसा है और वो मॉनेटरी वैल्यूज में काफी आपसे ऊपर है। तो अच्छा इसी में ही होगा, भलाई इसी में होगी कि आप लोग अपनी पोजीशन को इज्जत से छोड़ दें, रेस्पेक्टफुली छोड़ दें, वरना आपको पता है रिवॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस तो क्या होते हैं, फिर भी आपको जो है छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। So said that we won't do any revolution. You yourself or itself realize the power. अपनी पावर्स को डाइल्यूट करना शुरू कर दीजिए, वरना तो हमें पावर्स को डाइल्यूट कराना भी आता है। हम रिवॉल्यूशन के प्रोसेस को करके भी सारी की सारी पावर्स को डाइल्यूट करा देंगे। यूनिफाइड हमें कराना ही कराना है ब्रिटेन को। तो इस तरीके से मोनार्की गवर्नमेंट के दिमाग में ये बात आ जाती है और मोनार्की गवर्नमेंट इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश पीपल थे उनके प्रेशर के कारण अपनी पावर्स को डाइल्यूट करना, अपनी पावर्स को बांटना शुरू कर देती है। धीरे धीरे से यूनिफिकेशन होना शुरू हो गया ब्रिटेन का। Seized power from monarchy 1688 respectfully, और उन्होंने इज्जत के साथ साथ अपनी पावर्स को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया 1688 के अंदर। Now England thought to increase his power. अब इंग्लैंड के मन में आता है कि हमें अपनी पावर्स को जो है और भी ज्यादा बढ़ावा देना होगा, तो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के आना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही मोनार्की गवर्नमेंट रूल करे, ऐसा एक प्रोसीजर लेकर के आना है। क्योंकि उन्होंने और बाकी के रिवॉल्यूशन से भी इस तरह की सीख ले चुकी थी कि सभी जगह पर जो मोनार्की हो रही है वो आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है और वहां पर पार्लियामेंट का एस्टेब्लिश होना काफी जरूरी है। After this incident they moved towards Scotland, और इसके बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, स्कॉटलैंड पर आ जाते हैं। इंग्लैंड के जो पीपल हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो स्कॉटलैंड के भी हिस्से को जो है जीतना चाहते हैं। यूनिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले वो स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ते हैं जो उनकी नॉर्दर्न डायरेक्शन होती है। और स्कॉटलैंड के बाद बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं। दो तरह से मतलब समुदाय एक ही है लेकिन उसके अंदर प्रजाति बांट दी। जैसे आप लोग देखते हैं जैन धर्म है, जैन धर्म के दो अनुयायी हैं, एक श्वेतांबर कहलाते हैं और एक दिगंबर कहलाते हैं। बेसिकली वो सभी जैन हैं लेकिन दो अलग अलग पंथ हो गए। इसी तरीके से इन कंट्रियों के अंदर बेसिकली तो क्रिश्चियन लोग रह रहे थे, लेकिन क्रिश्चियंस में भी यहाँ पर दो कैटेगरी आ जाती है, एक होता है कैथोलिक और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट वाले जो कैटेगरी के लोग थे वो काफी नंबर्स में थे, लार्ज नंबर में थे और उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा हुआ करता था कैथोलिक के कंपैरिजन में। तो और अब हम अगर जाने कि इंग्लैंड के अंदर कौन सी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते थे, तो वो थे प्रोटेस्टेंट। तो इंडिया जैसे कि अब हम देख रहे हैं इंग्लैंड पहले से पावरफुल था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर बहुत अच्छे से वहां लोगों के पास पैसा है, और पैसा किनके पास है, प्रोटेस्टेंट लोगों के पास है। इसी वजह से ही प्रोटेस्टेंट लोगों का कैथोलिक लोगों के ऊपर भी ज्यादा दबदबा था। हमने कई बार पढ़ा है ना, सर्ब्स और अल्बानियन वाली कहानी भी पढ़ी से, और हमने वो देखा था तमिलनाडु के अंदर भी देखा था किस तरीके से जो कम्युनिटी के पास ज्यादा पैसा पावर होती है वो दूसरे को सप्रेस कर देती है, दबा करके रख लेती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिला कि इंग्लैंड के लोगों ने जो है स्कॉटलैंड को जो है दबाना शुरू कर दिया, या फिर वहां पर जो कैथोलिक लोग जो रहते थे उनको जो है सप्रेस करना शुरू किया। इनके बीच में एक एक्ट साइन होता है, उस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ यूनियन 1707, और 1707 के अंदर इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड एक हो जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वो ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट बन जाता है। स्कॉटिश वर फोर्स्ड टू बिहेव एज इंग्लिश पीपल, और स्कॉटिश जो लोग बोलते थे, जो स्कॉटलैंड के अंदर रह करके स्कॉटिश भाषा को बोलते थे, उन सभी लोगों को क्या हो रहा था, आजकल फोर्स किया जाता था कि वो जो है अब इंग्लिश पीपल के तरीके से बिहेव करे। इंग्लैंड के लोगों ने उनके ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया है। अब इसके बाद आता है केस ऑफ आयरलैंड। अब वो लोग स्कॉटलैंड को जीतने के बाद आयरलैंड पहुंचते हैं। कैथोलिक डोमिनेंट कंट्री, ये भी एक कैथोलिक, वहां पर ज्यादा लोग थे। किस हिस्से में देखो, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वाला हिस्सा है ये मेजर पार्ट है आयरलैंड का, इस हिस्से में तो कैथोलिक लोग ज्यादा रहते थे। नॉर्थर्न आयरलैंड वाला जो हिस्सा है वो कम हिस्सा है,
लेकिन उसके अंदर प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा रहते थे। तो जब प्रोटेस्टेंट्स ने देखा इंग्लैंड के लोगों ने कैथोलिक को सप्रेस कर दिया और स्कॉटलैंड वाला हिस्सा जीत लिया है, अब कहते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई, इसी तरीके से बताया गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड में जहां पर भी ये प्रोटेस्टेंट्स रहते थे, इन्होंने ऑटोमेटिकली सपोर्ट करना शुरू कर दिया किसको, ग्रेट ब्रिटेन को। जो ग्रेट ब्रिटेन किस किस को मिला करके बना, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को बना करके मिला। वहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड का भी ये हिस्सा जाकर के स्कॉटलैंड के साथ मिल जाता है। ब्रिटेन सपोर्टेड टू प्रोटेस्टेंट, और ब्रिटेन जो है फिर सपोर्ट करता जा रहा था, जहां जहां भी प्रोटेस्टेंट लोग रह रहे थे उनका ये सपोर्ट करता था। People of Republic Island don't want to get mixed with Great Britain, so one people named Wolfton revolt against the unification, but lost in revolt 1798. लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि हमने देखा आयरलैंड का मैक्सिमम जो एरिया था वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड था, कैथोलिक लोगों के द्वारा ऑक्यूपाइड था। तो वो कह रहे थे कि हम जो है कुछ भी हो जाएंगे लेकिन आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं बनने देंगे। सो उनमें ज्यादा देशभक्ति थी, ज्यादा पावर थी, या ज्यादा उनके अंदर गर्म खून था, तो वो लोग उभर उभर कर कहते थे चाहे हमें लड़ना भी पड़े, चाहे रिवॉल्यूशन भी करना पड़े, लेकिन हम अपने इस आयरलैंड को, रिपब्लिक जो आयरलैंड है, इसको ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बिल्कुल भी बनने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन करना शुरू किया। उनमें से एक आदमी का नाम यहाँ पर दिया है, जिसका नाम है वॉल्फटॉन, और वॉल्फटॉन जो है रिवॉल्यूशन भी करता है इसके खिलाफ, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, और 1798 के अंदर वो रिवॉल्यूशन में हार जाता है। फाइनली अगर मैंने आपको बता दूं तो ये रिवोल्ट का जो है सप्रेशन हुआ है यहाँ पर 1798 में, वो हार जाते हैं। इसके बाद फिर दोबारा से एक और एक्ट साइन किया जाता है, एक्ट ऑफ यूनियन उसे भी कहा गया। वो आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन 1801 के अंदर हुआ। इसमें आयरलैंड पूरा और ग्रेट ब्रिटेन एक हिस्सा बन जाता है, जुड़ जाता है, यूनाइटेड हो जाते हैं ये सारे के सारे, इनका यूनिफिकेशन हुआ। ब्रिटिश नेशन, फिर लोग ये क्या करते हैं, जब इनका पूरा का पूरा कब्जा अपना देश के ऊपर हो गया तो इन्होंने ब्रिटिश नेशन को डिक्लेयर किया और बताया। जैसे हमने देखा था ना, भारत देश भी जब आजाद हो गया तो हमने अपना नया संविधान बनाया, नई पार्लियामेंट बनाई, नया झंडा बनाया। आपको पता होगा इंडिया का फ्लैग भी कहीं कहीं बार चेंज किया गया है। इसी तरीके से ब्रिटेन के लोगों ने भी क्या कहा कि जब अब हम यूनिफाइड हो ही चुके हैं, सब जगह पर जो है कब्जा किसका हो गया है, प्रोटेस्टेंट लोगों का हो चुका है, तो अब हम इसके लिए कुछ नई चीजें लेकर के आते हैं, जैसे ब्रिटिश फ्लैग, जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। जैक क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें कई सारी इस तरीके की लाइन लाइन से खिंची हुई है उनके फ्लैग के अंदर, तो ये यूनियन ऑफ जैक कहा जाता है। नेशनल एंथम बनाते हैं जिसके अंदर उसमें लिखा हुआ था गॉड सेव आवर नोबल किंग, कि हमारे जो भगवान जो है हमारे इस किंग को सेव करे, उसे सद्बुद्धि दे, ताकि वो हमारे देश को जो है सही ढंग से चला सके। इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने जो है अपोज कर दिया। सब लोगों को अब जो है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज करना होगा। कोई स्कॉटिश नहीं चलेगी, कोई वेलिश नहीं चलेगी, कोई आयरिश नहीं चलेगी, सब जो है अपना इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम लोगों ने किसका यूनिफिकेशन पढ़ लिया, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ लिया। यहाँ पर यूनिफिकेशन पूरा हो जाता है।